हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी न्यू सीरीज लाई जाए, और उस सर्वे में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन चूज किया था बच्चों ने वो ये था कि सर चैप्टर वाइज पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस करवा दीजिए आप सीबीएसई के। तो वही सीरीज मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड बुक। सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर रे ऑप्टिक्स, लेकिन चैप्टर बड़ा है, एक पार्ट में इसके सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे, 2-3 पार्ट्स में कवर हो जाएंगे। प्लस अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है, पार्ट 1 आ गया है, पार्ट 2 आपको चाहिए, पार्ट 3 आपको चाहिए, या जो भी आपको चाहिए, तो आप साथ साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताते जाना, और ये भी बताते जाना कि ये सीरीज आपके लिए कितनी यूजफुल है। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, आपको मैं दे भी देता हूं इसको पीडीएफ फॉर्म में। तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं मैं इसको सेव करता जाऊंगा, पीडीएफ की फॉर्म में लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास रहे ये वीडियो के बाद भी। ठीक, शुरू करें। पक्का चैप्टर पढ़ लिया, तैयारी हो गई, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर लिख लाया हूं, कुछ नहीं, काफी क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख कर ले आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आए हैं, बार बार आए हैं, और मैंने तो एक ही बार लिखा है लेकिन कई कई बार आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, और भी हैं, तो इनको हम डिस्कस करते जाएंगे। प्लस सारे क्वेश्चंस यहां पर खत्म नहीं हो रहे हैं, सेकंड पार्ट भी लाएंगे, थर्ड पार्ट भी लाएंगे। जब तक सारी चीज अच्छे से हो नहीं जाती तब तक सारे पार्ट्स हम लाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। A biconcave lens of power P vertically splits into two identical plano-concave parts. The power of each part will be, क्या कहा जा रहा है, देखो एक कॉन्केव लेंस है, प्लेनो कॉन्केव, बाई कॉन्केव मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव, और फिर हमने इसको वर्टिकली काट दिया, यानी यहां से हमने इसको काट दिया, तो हमारे पास दो प्लेनो कॉन्केव लेंसेज बने, यानी एक तरफ से कॉन्केव और दूसरी तरफ से प्लेन। तो वो कह रहा है कि हर एक पार्ट की जो पावर होगी वो क्या होगी, अगर ओरिजिनल वाले लेंस की जो पावर थी वो P थी, तो इनकी पावर क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब लेंस को बीच में से स्प्लिट किया जाता है तो उसकी जो फोकल लेंथ है F डैश, वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस में मैंने समझाई हुई है ये बात आपको, लेकिन अगर आपको नहीं पता, अभी हम कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जा रहे हैं ना, एमसीक्यू हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो आप याद रखो इस बात को। या मैं आपको सिंपल सा यार लॉजिक बता देता हूं, फॉर्मूले से अगर हम ना भी चलें, जब आप लेंस को बीच में से आधा काट दोगे तो जो भी लाइट रे आएगी, अब वो लेंस में आधा ही डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। जैसे आपने इस लेंस को काट दिया, एक लाइट रे ऐसे आ रही थी जिसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस लेंस में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो वो काफी ज्यादा कन्वर्ज हो जाएगी, तो जब आप उसको बढ़ाएंगे तो वो यहां मीट करेगी। लेकिन अगर आपने लेंस को आधा ही कर दिया, यानी कि इसकी थिकनेस जो है वो आधी रह गई, तो लेंस में कम पार्ट ट्रेवल करेगी ना रे, और अगर लेंस में वो कम पार्ट ट्रेवल करेगी तो वो बेंड भी कम करेगी, तो दूर मीट करेगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी फोकल लेंथ देखो कम है, इसकी बढ़ गई, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली आधा काट दिया। तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर आपको पता है कि फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी तो पावर हाफ हो जाएगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज P/2। नेक्स्ट, a biconvex lens of glass having refractive index 1.47 is immersed in a liquid. It becomes invisible and behaves as a plain glass plate. The refractive index of the liquid is also 1.47. जैसे कोई भी आपने कॉन्केव लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, आपने इसको एक ऐसे लिक्विड में या एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर है, तो आपको पता है ना कि बेंडिंग होती क्यों है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे बेंडिंग इसीलिए होती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस रहता है। लेकिन जब यहां से लाइट लेंस में घुसी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ ही नहीं, तो बेंडिंग नहीं हुई। फिर लेंस से बाहर निकली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ ही नहीं, तो बेंडिंग नहीं हुई। तो जब बेंडिंग ही नहीं होती तो एजेस आपको नहीं दिखाई देंगी उस चीज की, और वो बिल्कुल उस लिक्विड के अंदर
क्या हो जाएगा, एकदम इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब लेंस का और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। सो आंसर इज 1.47। सीबीएसई 2020 2019 17 मतलब पिछले 5 सालों के मैं क्वेश्चंस ले आया हूं। आपको काफी सारे क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे और आपको लगेगा यार एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ गए। तो एक ही पेपर में नहीं है, जैसे सीबीएसई 2020 के काफी क्वेश्चंस है, इसमें 2019 के भी काफी क्वेश्चंस है, एक ही पेपर के नहीं है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई दिल्ली, सीबीएसई ऑल इंडिया। ठीक है, तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मुझे दिखे उन सालों के, वो मैं उठा लाया हूं। For a glass prism, the angle of minimum deviation will be smallest for the light of. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किस कलर की लाइट के लिए सबसे छोटा होगा? डेल्टा का एक रिलेशन था बच्चों, डेल्टा का एक रिलेशन था a इंटू म्यू माइनस वन, है ना। डेल्टा का एक रिलेशन था a इंटू म्यू माइनस वन। ए हो गया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी प्रिज्म का एंगल, और म्यू हो गया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक तो ये रिलेशन था, दूसरा अपने को ये पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले तो चलो मैं बता ही रहा हूं, साथ साथ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता। आप बैठ के सोच रहे हो कि क्यों होता, ये हमने कब पढ़ा, तो आपको दिक्कत आएगी थोड़ा, है ना। मतलब आप एमसीक्यू अगर प्रिपेयर करने आए हो तो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका कल परसों में एग्जाम है और आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा और आप चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिल जाएं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये चीज, तो साथ साथ फॉर्मूले आप याद भी करते जाओ। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि डेल्टा सबसे कम उसका होगा जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट, लैम्डा के सबसे ज्यादा किसका है, रेड का, तो डेल्टा सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, सेव करते चलें। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू तो 2020 में ही स्टार्ट हुए हैं आना, उससे पहले तो एमसीक्यू आते नहीं थे। तो 2020 के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लार्ज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीजेस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। बच्चों रिजॉल्विंग पावर क्या होती है टेलीस्कोप की? रिजॉल्विंग पावर होती है d अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, d इज द अपर्चर यानी कि डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस d। तो कह रहा है कि लार्ज अपर्चर क्यों रखे? लार्ज अपर्चर इसलिए रखे बिकॉज रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतनी ज्यादा ही रिजॉल्विंग पावर होगी, राइट। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो कम होती है आईपीस से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो आईपीस से कम होती है। ठीक, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट? अब देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया कि अगर वॉयलेट लाइट को रेड लाइट से रिप्लेस कर देंगे, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि डेल्टा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा ऑफ रेड इज वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, तो लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट। रेड कलर का वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा है, देयरफॉर डेल्टा फॉर रेड विल बी लेस देन डेल्टा फॉर वॉयलेट। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए डेल्टा कम होगा। तो हमने क्या किया, वॉयलेट लाइट को रेड लाइट से रिप्लेस कर दिया, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बी रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप, विच ऑफ द टू प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ बेटर क्वालिटी? आपने पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स में कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेंस पे भी बेस्ड है यानी रिफ्रैक्टिंग टाइप भी होता है, और मिरर पे भी बेस्ड है यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप भी होता है। तो वो बोल रहा है ज्यादा बेटर कौन सा? तो याद रखना ज्यादा बेटर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। उसके 2-3 कारण है। पहली बात तो यह है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है,
क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब है कि जैसे कभी जब लेंस से लाइट पास होती है तो बेंडिंग डिपेंड करती है कलर पे, यानी वेवलेंथ पे। तो सारे कलर की लाइट्स जो है वो अलग अलग एंगल पे बेंड करती हैं, तो एक ही जगह पर फोकस नहीं कर पाती हैं, तो शार्प इमेज नहीं बनती है, राइट। लेकिन मिरर में क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन का कोई काम नहीं है, तो शार्प इमेज बनती है। सिमिलरली स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है? स्फेरिकल एब्रेशन ये होता है कि जो ज्योमेट्री है लेंस की, जो उसका कर्वेचर है, उस कर्वेचर की वजह से भी जब लाइट उसको थ्रू पास करके जाती है तो हर एक पार्ट से जो लाइट जा रही है वो सेम जगह पर सारी एक साथ फोकस नहीं कर पाती है। दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। ये मिरर में भी होता है थोड़ा बहुत, बट पैराबोलिक मिरर यूज करके स्फेरिकल एब्रेशन को हटाया जा सकता है। तीसरी बात है कि रिफ्लेक्शन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक हुई, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर लेंस से लाइट पास हो रही है तो लेंस उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एटॉमिक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों जो हैं दे आर रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद द एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। You are given following three lenses. Which two lenses will you use as an eyepiece, as an objective to construct an astronomical telescope? Give reason. देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। मैं तो अपनी क्लासेस में ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूं, करवाता आया हूं। अब 2017 का ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने काफी बार करवाया हुआ है, तो आपके लिए पढ़ देता हूं। ये बोल रहा है कि तीन लेंसेज है L1, L2, L3, उनका पावर और अपर्चर दे रखा है। बोल रहा है इसमें से आप कौन सा लेंस यूज करेंगे आईपीस बनाने के लिए और कौन सा लेंस आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, राइट। तो देखो आईपीस, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो पहला वाला लेंस है ना, जिसपे कि ऑब्जेक्टिव लेंस, जो पहला वाला लेंस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जिसपे लाइट आती है। तो लाइट आती है तो उसका अपर्चर जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। लाइट कहां से आ रही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लाइट आ रही है बहुत दूर के स्टार से या बहुत दूर के प्लेनेट से। तो एक बड़े अपर्चर का अपने को लेंस चाहिए ताकि मैक्सिमम लाइट कैप्चर कर सके। तो बताओ सबसे ज्यादा अपर्चर किसका है? सबसे ज्यादा अपर्चर है इसका। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग यूज करेंगे L1। दूसरी बात है कि इसकी फोकल लेंथ भी सबसे ज्यादा है क्योंकि पावर सबसे कम है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अपने को यही चाहिए होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर वो वैल्यूज बदलते तो आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए वी नीड लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ, और आईपीस के लिए वी नीड स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। अब आप यहां से पकड़ लो कि आईपीस के लिए कौन सा लेंस हम चूज करें, बताओ। आईपीस के लिए स्मॉल अपर्चर, आईपीस के लिए स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ। किसका स्मॉल अपर्चर है? इन दोनों का स्मॉल अपर्चर है, लेकिन फोकल लेंथ L2 और L3 में से किसकी कम है? जिसकी पावर ज्यादा है, यानी L3। तो आईपीस के लिए वी विल यूज L3। क्लियर? ये लिखते जाओ सारा, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लाइड्स तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन अगर तुम इसको बिल्कुल साथ साथ नोट करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, state the condition under which a large magnification can be achieved in an astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन लार्ज तब होती है जब f0 यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। बिकॉज मैग्निफिकेशन क्या होती है भैया? मैग्निफिकेशन क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की? f0 बाय fe होती है, ठीक है। तो f0 बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा fe से, तो मैग्निफिकेशन वेरी लार्ज मिल जाएगी तुमको।
द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस, इक्वी कॉन्केव लेंस है, इक्वी कॉन्केव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ इज 3/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सर्फेसेस। इक्वी कॉन्केव लेंस है तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों बराबर होंगे। R1 आपको पता है इक्वी कॉन्केव लेंस का, या कॉन्केव लेंस का जो R1 होता है उसे नेगेटिव लेते हैं। अच्छा नहीं पता ओके। ये है ना R1, R1 मतलब जो लाइट की डायरेक्शन में, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट की डायरेक्शन में जो सरफेस पहले पड़ेगा उसका रेडियस है R1। तो लाइट आती है ऐसे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये वाला हमारा सरफेस जो है वो पहले पड़ा है, तो इसका जो रेडियस है ये R1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा आप ये स्फीयर बनाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, लगभग इतना आएगा, तो ये R1 है। लेकिन ये इस तरफ है, इस तरफ वाले डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। R2 जो लाइट की डायरेक्शन में, लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में जो सरफेस बाद में आता है, ये R2 है। और R2 क्या होगा, R2 पॉजिटिव होगा, है ना। तो अगर मैं ले लूं R1 माइनस R और R2 फिर मैं लूंगा प्लस R, क्योंकि इक्वी कॉन्केव लेंस है, दोनों तरफ के जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं वो बराबर हैं। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस इज 3/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज व्हाट, 3/4 टाइम्स ऑफ R। लेकिन कॉन्केव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो उसको भी हम ये लिख लें। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। नाउ लगाओ, क्या लगाएं सर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओ। F1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, -3R/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना। यहां पे 1/F की वैल्यू क्या होगी, -4/3R, -4/3R इक्वल टू म्यू हमने निकालना है, तो म्यू को हम एज इट इज रखें इंटू R1, R1 की जगह हम रख दें -R और R2 की जगह हम +R रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2/R, माइनस से माइनस कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो यहां बचेगा देखो ये -2/R होगा, माइनस से माइनस काट दिया, R से R काट दिया, यहां 4/3 बचेगा, यहां म्यू -1 बचेगा, म्यू -1 बचेगा, और यहां पे एक 2 बचेगा, वो 2 भी अपने को काट देना चाहिए था, बट यहां पे अभी हम इसको लिख लेते हैं, यहां पे 2 बचेगा। अब इस 2 को मैंने यहां से काट दिया, इस 2 को मैंने यहां से काट दिया, तो यहां 2 बचा, तो म्यू -1 की मुझे वैल्यू, म्यू -1 की मुझे वैल्यू मिली 2/3, यहां पे लिख दूं, म्यू -1 की मुझे वैल्यू मिली 2/3, तो म्यू की मुझे वैल्यू क्या मिली, 2/3 + 1, 3 + 2 5/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 5/3। क्लियर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्टिव इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ, ऑब्जेक्ट होगा भाई साहब, काले से रंग देते हैं इसको। चलो एक सर्वे कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, फटाफट। जो बच्चे यहाँ तक पहुंच गए हैं वीडियो को देखते हुए एकदम ईमानदारी से, वो मुझे बताएं कि ये जो ब्लू बैकग्राउंड है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं बहुत बहुत तो नहीं, 2-3 बच्चों ने बोल दिया, ये जो ब्लू बैकग्राउंड है ये बेटर है या ब्लैक वाला। आप कहोगे ब्लैक वाला बेटर है शायद, ऐसा, ठीक है, या फिर आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता तो अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ब्लैक बैकग्राउंड लेके, और ब्लैक बैकग्राउंड के लिए ना पंगे बड़े हैं, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ना, रिफ्लेक्शन बड़ा पड़ता है, आपको मेरा पूरा रूम दिखेगा, कोई बात नहीं, खाली है, लेकिन आपको ना फिर क्लियरली नहीं दिखाई देगा। अब बड़ा जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा कि यहाँ ब्लैक वो लगाओ पर्दे वर्दे, ठीक है, वो भी कर लेंगे एक टाइम पे, बट बड़ी लंबी गेम है वो,
तो अगर आपको ब्लू से कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है तो कुछ टाइम तक हम ब्लू को कंटिन्यू कर सकते हैं जी, आप बताएं। ठीक है आप बताएं, सर्वे है ये, लाइव सर्वे है ये, लाइव। मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं इस चीज को लेकर कि भाई क्या हो गया ब्लू बैकग्राउंड से बच्चों को। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बोलो मेरे साथ, कैसे बोलोगे, मुझे तो आवाज नहीं आएगी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया कॉन्केव मिरर के सामने, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, कॉन्केव मिरर में अगर रियल इमेज बन रही है, कॉन्केव मिरर में, ये रहा आपका कॉन्केव मिरर, अगर कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बन रही है तो ऑब्वियसली इधर बन रही होगी, और इधर बन रही है, उल्टी बनती है रियल इमेज, है ना, और बड़ी बन रही है, सबसे बड़ी बात है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव। ठीक भाई, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के 3 गुना है, इसी को तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा है, तो 3 टाइम्स है। तो मैग्निफिकेशन हमने ले ली -3। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और अपने को निकालना है u। ठीक है, 10th में भी आते थे ऐसे न्यूमेरिकल, तो कब दिया ये इन्होंने, 2019 में। अच्छा जी, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है मिरर के लिए -v/u। तो -v/u अपने को पता है कि -3 है, राइट। m की जगह मैंने लिख दिया -3, -v/u की वैल्यू है, माइनस से माइनस कट के मेरे को ये मिलेगा कि v की वैल्यू क्या है, 3u है। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, 3u है। अच्छा, अब लगा देते हैं हम मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u। आप ना पॉज करके ना पहले खुद ट्राई कर लिया करो, ऐसे बैठ के देखने से मजा नहीं आएगा। पॉज करके खुद ट्राई कर लेना, जब तक ये सीरीज चल रही है इसको ऐसे ही लो, पॉज करके खुद ट्राई कर लो। हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन देख लो प्ले करके, है ना। 1/v v की जगह हम 3u डाल देंगे, ठीक है। तो 1/ एक वेरिएबल हमारा कम हो जाएगा, और u ही तो हमको निकालना है, तो बस u बचा अब, और फोकल लेंथ हो गई -1/15। 3u 1 प्लस एलसीएम लेना आता है, अच्छा नहीं आता, -1/15। 3 से ये कटेगा, 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू u हो गया -20 सेंटीमीटर। मैं आंसर लिख लाता हूं कि भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह मेरे से हो जाए तो आंसर पता होना चाहिए, कहीं मैं गलत बता के आगे बढ़ जाऊं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब, है ना, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, when it is kept in a medium of refractive index 1.4। तो this is mu2 and this is mu1, मीडियम का is 1.4, to have a power of -5d, power is -5d। अब आप जानते हो कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f का होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f के लिए होता है ना, लेकिन 1/f जो है वही तो p होता है। तो वो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/f की वैल्यू, बेसिकली वो किसकी वैल्यू है, वो पावर की वैल्यू है। तो P इक्वल टू μ-1, और ये म्यू कौन सा होता है, ये होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ये ठीक है। अब देखो, अभी पीछे आपको समझाया मैंने कि R1 जो है कॉन्केव लेंस के लिए, इक्वी कॉन्केव लेंस के लिए R1 होता है -R और R2 होता है +R।
तो वो वैल्यूज अगर मैं यहां पे रख दूं और μ2 की वैल्यू रख दूं 1.5 और p की वैल्यू भी तो रखेंगे, p भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, p की वैल्यू रख दूं -5, μ2 बाई μ1 की वैल्यू रख दूं 1.4 और ये r की जगह -r, तो -1/r -1/r, अभी जैसे पीछे किया था, सो दैट इज -2/r। ठीक, माइनस से माइनस यहां कट जाएगा, ये 5 बचेगा, बस अब कुछ बचा नहीं है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 1.5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 2/r विच गिव्स 5 इक्वल टू 1.5 माइनस 1.4 इज 0.1, इसको यहां से काटो 0.7, राइट। तो 0.1 by 0.7 is 1/7 इंटू r, तो r यहां से अपने को मिलेगा 1/35, 1/35 एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट्स क्या, कौन सी यूनिट्स चल रही हैं अभी यहाँ पे, पावर की हमने देखो डायोप्टर में लिए ना, तो ये जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा। अब सेंटीमीटर में निकालना हो तो हम इसको इंटू 100 कर देंगे, राइट। 100/35 विल बी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये जो दिया है आंसर, ये वाला आंसर हमारा आ गया 2.86 सेंटीमीटर। ठीक, सेव कर लें, लाइट वेट चली जाएगी, बीच में सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, a beam of light converges at a point P, now a convex lens देखो, अच्छा, is placed in the path of convergent beam at 15 centimeter from P, ठीक है। at what point does a beam converge if convex lens has a focal length of 10 centimeter? यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, कब रखा, देखो एक बीम आ रही थी, ये वाली, ये बीम आ रही थी, ये पूरी बीम कहां कन्वर्ज हो रही थी, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये पूरी की पूरी बीम इस वाले पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी। अब हमने क्या किया, हमने बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई, तो कह रहा है बताओ अब कहां कन्वर्ज होगी, अगर आपने पॉइंट पी से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो, राइट। तो ये आंसर है 6 सेंटीमीटर, है ना, लेकिन ये हम बाद में मार्क करेंगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना, ये हम खुद डायग्राम बनाएंगे और आंसर बाद में मार्क करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस करें आपने, ये जो इमेज बन रही है ये किसकी बन रही है, ये इस वाले की बन, इस वाले पॉइंट की बन रही है। देखो हम अपने को पता नहीं ऑब्जेक्ट वहां पे कहां, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनती, अगर ये लेंस ना होता तो ये लेंस उस इमेज को एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूज करके उसकी एक फाइनल इमेज बनाएगा। तो ये हमारे लिए जो 15 सेंटीमीटर है ना, ये यू है, क्योंकि ये हमारे लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और क्योंकि ये लेंस के राइट हैंड साइड में है तो यू पॉजिटिव लिया जाएगा, बिकॉज इस तरफ वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और हमको फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ अपने को दी है 10 सेंटीमीटर। तो लगा दो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सो वी विल गेट 1/v इक्वल टू, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे 30, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 2, 5/30 का उल्टा करेंगे तो 30/5, 30/5 आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वर्ज करेगी बीम, अब क्योंकि इसकी इमेज यहां पर बनेगी। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कमेंट में पूछ लेना। अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, स्लाइड्स हिल चुकी हैं। हाँ जी,
Calculate the angle of emergence E of the ray of light incident normally on the face AC of a glass prism ABC of refractive index √3. How will the angle of emergence change qualitatively, not quantitatively, if the ray of light emerges? ठीक है, वो सेकंड पार्ट है. Let's focus on first point. यहां पे एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू निकालनी है. इस प्रिज्म पे एक रे ऑफ लाइट कैसे फॉल करी है? नॉर्मली फॉल करी है. नॉर्मली फॉल करी है तो ये एंगल, भाई जो नॉर्मली फॉल करी वो अंदर भी नॉर्मली घुसेगी, तो ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री. अगर इसको सीधा खींच दें और ये ट्रायंगल हमारा बने तो इसमें ये वाला एंगल देखो 60 डिग्री, ये दोनों लाइंस पैरेलल, सो दिस एंगल इज आल्सो 60. ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री. और इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री. ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री. तो ये एंगल इस वाले इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना. तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो इस प्रिज्म का, जो कि हमको पता है, तो हम निकाल लेंगे. एयर में ही इमर्ज हो रही है ना, हाँ लिखा नहीं है तो एयर में ही इमर्ज हो रही है, ठीक है ना. अच्छा इंस्टेड ऑफ एयर, बाद में कह रहा है किसी और में इमर्ज हो, तो मतलब एयर में ही, अभी तो एयर में ही इमर्ज हो रही है. तो एयर में इमर्ज हो रही है, तो अब जरा इस वाले इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन ऑफ इसका एंगल इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर है ना ये, इंटू साइन ऑफ इसका एंगल जो कि हमें नहीं पता, राइट. √3 इंटू साइन 60, साइन 60 इज √3/2. तो साइन ई क्या हो गया? साइन ई हो गया 3/2. 1.5 कैसे आ सकता भाई? साइन थीटा 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस एसी ऑफ ग्लास प्रिज्म साइन 30 √3 इंटू साइन 60 क्यों कर दिया मैंने? ओ सॉरी साइन 30 है ये. साइन 30 होता है 1/2. साइन 30 होता है 1/2. तो ये आएगा √3/2. √3/2 आएगा तो ई आएगा 60 डिग्री. ई आएगा 60 डिग्री, यानी दिस एंगल ऑफ इमरजेंस इज 60 डिग्री, राइट. सो दैट इज अवर आंसर. अब आगे क्या पूछ रहा है? हाउ विल द एंगल ऑफ इमरजेंस चेंज क्वालिटेटिवली इफ रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम प्रिज्म इनटू लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3. अब वो कह रहा है कि मान लो सराउंडिंग में एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 यानी 1.732. और अब लाइट रे आई 1.73 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो कि अभी भी डेंसर टू रेयर ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस थोड़ा कम हो गया. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, अब इस लिक्विड का 1.3 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस जितना ज्यादा होता है बेंडिंग उतनी ज्यादा होती है. अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस हो गया कम, तो बेंडिंग भी होगी कम. तो हम क्या लिखेंगे कि स्टिल द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट, क्योंकि डेंसर टू रेयर तो जा ही रही है. बट एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी लेस देन 60 डिग्री, क्योंकि बेंडिंग अब उतनी ज्यादा नहीं होगी, बेंडिंग थोड़ी कम होगी. समझ में आई बात? व्हाइट पे व्हाइट बना के सर क्या समझ में आएगी बात? बेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, बेंडिंग थोड़ी कम होगी, यानी ऐसे. तो दिस एंगल विल बी लेस देन 60 डिग्री, राइट. नेक्स्ट, a ray of light PQ enters an isosceles right angled prism ABC of refractive index
1.5 as shown. Trace the path of rays through the prism. ओके, एक लाइट रे ऐसे इसमें एंटर करिए, अब कह रहा है आगे की बताओ कि कैसी होगी। अब सबसे पहले तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में यह चेक करना पड़ता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब ये लाइट रे बाहर जाएगी या अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल। देखो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है, देखो नॉर्मल से इसका कितना एंगल है 45 डिग्री, ये पूरा नॉर्मल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 45 डिग्री है। तो हम इसका क्रिटिकल एंगल पहले चेक करें, जब भी अपने को आगे बात पता चलेगी। तो क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन साइन आई सी, 1 अपॉन साइन आई सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि है इसका 1.5। अब 1.5 होता है 3/2, यानी कि 1 अपॉन साइन आई सी इज 3/2। तो साइन आई सी की वैल्यू क्या हुई, साइन आई सी की वैल्यू हुई 2/3, और 2/3 मतलब 0.66। अब यहां पर आपको एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होती है। आईसी हो जाएगा साइन इनवर्स 0.66, और साइन इनवर्स 0.66 होता है बेटा 41 डिग्री, राइट। यानी कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर मैं कहूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, यानी टीआईआर होगा। टीआईआर होगा तो ये बाहर नहीं जाएगी, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी। और ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे। अब ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई ना, तो यहां पे अगेन 45 डिग्री पे फॉल करेगी, ज्योमेट्री बना के देख लो, 45 डिग्री पे फॉल करेगी, ये नॉर्मल है ना, सो दिस एंगल इज अगेन 45 डिग्री, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये ऐसे जाके ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है, समझ गए, ओके। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पाथ ऑफ रेज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.4। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता तो क्रिटिकल एंगल क्या होता, साइन आई सी इज 1.4 का रेसिप्रोकल। 1.4 इज 14/10 है ना, तो 10/14, 10/14 मतलब 5/7, 5/7 को आप सॉल्व करोगे, सो दिस विल बी 0.71 है ना, सो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 45.5 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री से बड़ी। देखो आप अंदाजा लगा सकते हो, साइन थीटा 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 1/√2 जो होता है वो होता है 0.707, और ये है 0.71, यानी 0.707 से बड़ी वैल्यू है। तो ऑब्वियसली साइन थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के साथ बढ़ती है, तो बड़ी वैल्यू पे थीटा भी ज्यादा आएगा। तो 0.71 पे जो थीटा है वो 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा आएगा, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। तो सेकंड केस में देयर विल बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे जो है इसी में बना दे रहा हूं, बट वो सेकंड केस की है, तो मैं कलर अलग चूज कर लेता हूं, इस वाले कलर से बना देते। सेकंड केस की है, रे जो है वो रिफ्लेक्ट तो होगी, रिफ्रैक्ट होगी, बट टीआईआर उसमें नहीं होगा, सेकंड केस का है। नेक्स्ट, a spherical convex surface of radius of curvature 20 centimeter made up of glass of refractive index, this is placed in air, find the position of the image formed if a point object is placed at 30 centimeter। तो spherical refracting surface का फॉर्मूला अपन लगा दें, ऑब्जेक्ट इधर है तो रेयर टू डेंसर का स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r इक्वल टू μ1 बाय u माइनस μ2 बाय v। ठीक है, ऊपर μ1 माइनस μ2 रहता है दोनों तरफ, और नीचे जो अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, r u और v। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। μ1 मतलब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लेस्ड
एयर में ही है ना, ये ग्लास इज प्लेस्ड इन एयर, राइट। तो μ1 हो गया 1, राइट। μ2 जो हो गया वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है 1.5 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये रेडियस किधर लाई करेगा? उधर लाई करेगा। μ1 इज 1, क्या निकालना क्या है भाई? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो अपने को v निकालना है। u कितना दिया हुआ है? -30, ठीक, -1.5 डिवाइडेड बाय v। तो ये आपकी इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। नहीं कर पाओगे? 1 माइनस इज 0.5 बाय 20, ये वाला इधर आ जाएगा तो +1/30 इक्वल टू -1.5 v। 30 और 20 का एलसीएम ले लो, 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, राइट। यहां पे कितना बचेगा? 3, तो ये हो जाएगा -1.5 प्लस 2 इक्वल टू -1.5 बाय v। सो इसको सॉल्व कर लो। 2/60, 2 माइनस 1.5 है 0.5/60, समझ रहे हो? 0.5/60 इक्वल टू -1.5/v। इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 3, तो v आ जाएगा 60 × 3 -180 सेंटीमीटर, यानी इस तरफ बनेगी। रे जो है कुछ ऐसे जाएगी यहां से, ठीक है, फिर थोड़ी सी बेंड होगी जिसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पे कहीं पे अपने को इमेज मिलेगी 180 पे। बट रे डायग्राम बनाने को नहीं बोला है तो छोड़ दो। नेक्स्ट, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा इसका फोकस, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप जानते हो कि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है इधर, है ना, जो वर्चुअल और ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, इरेक्ट होती है ना, वर्चुअल और इरेक्ट होती है यहां पे, ठीक। ज्यादा रफ तो नहीं बना दिया? बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है 10th में भी, ठीक। सो मजा नहीं आता रफ डायग्राम में ना, फिर से बनाऊंगा ये। तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे और आप इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये दोनों यहां मीट कर रही हैं, यहां पे इमेज बनेगी। तो इस इमेज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को बोल रहे हैं, और इस इमेज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पहली बात तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, पहली बात लिख लो, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज है। और आप तीसरी मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो ना, 3 पता है अपने को। तो ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन दिस केस। इस केस में कह रहा है v और u के बीच का ग्राफ बनाओ। तो जैसे अपने पास लेंस इक्वेशन है ये, और देखो ये तो 1/v की टर्म्स में है ना, तो हम 1/v और 1/u का ग्राफ बना दें, एक ही बात है, वो भी चलेगा। तो अच्छा, v भी इधर, u भी इधर, तो v और u दोनों नेगेटिव है ना, v और u दोनों नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको कोई वैल्यू दूं, मान लो v को मैंने वैल्यू v दी तो मुझे नेगेटिव में देनी पड़ेगी, u को मैंने वैल्यू u दी तो नेगेटिव में देनी पड़ेगी। और अगर मैं अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f हो जाएगा। यहां पर हम एक ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, इसको मिटा दूं, ओके। कैसे मिटाया जाएगा इसको? तो ये तो ऑब्जेक्ट इरेजर से मिटेगा, सब मिट जाएगा ऑब्जेक्ट इरेजर से, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ठीक। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे जगह बना लेंगे हम, ठीक।
सो अच्छा, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। अगर आपको इक्वेशन बनानी है, आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको ये पता चलेगा कि y, इसको हम y एक्सिस में ले लें, इसको हम x एक्सिस में ले लें, 1/v और 1/u का ग्राफ बना दें। तो इसके साथ x के साथ क्या है, m की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि इधर कोएफिशिएंट 1 है, और इंटरसेप्ट जो है वो -1/f है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट का ग्राफ कैसे बनाओगे, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट का ग्राफ कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कैसा चल रहा है। ग्राफ नहीं बताओ, वो तो मैं बता दूंगा। कंप्लीट कर दें इस सीरीज को, सब चमका देंगे बोर्ड्स तक, ठीक है। बट अभी रे ऑप्टिक्स में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो जल्दबाजी नहीं मचाना, और पार्ट्स में लेके आऊंगा, ठीक। तो ये बनेगा, ये लाइन बनेगी, है ना। यहां पर इसका इंटरसेप्ट रहेगा, यहां पर इसका इंटरसेप्ट रहेगा, यहां पर इसका इंटरसेप्ट रहेगा ये, और ये इंटरसेप्ट कितना रहेगा 1/f, और यहां पे क्या रहेगा, ये वाला, ये x है, x हमने किसको लिया 1/u को, और y हमने किसको लिया, y हमने लिया 1/v को, और ये हमारा इंटरसेप्ट है। क्या वैल्यू है इस इंटरसेप्ट की, -1/f, है ना। नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव साइड पे काटेगा y एक्सिस को, और पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप मतलब थीटा क्या है, एक्यूट है इसका, समझ गए। आगे बढ़ जाएं। अरे ऑफ लाइट, रे ऑफ, array of light incident normally on one face of a right isosceles prism is totally reflected as shown in figure, ठीक है, TIR हो गया। What must be minimum value of refractive index of glass, अगर ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है, मतलब कि अगर ये हमारा क्या है, ये है आइसोसेलेस प्रिज्म। आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब है इसके ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, और अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, ये पूरा 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये एंगल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये इस वाली लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये लाइट रे जो है वो 45 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे है, और TIR तभी होगा, TIR तभी होगा अगर इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम हो, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, सो IC शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गई ये बात, है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा लगा दूं, दोनों तरफ साइन ले लें, साइन IC इज लेस देन साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल करने से आपको पता है जो इनइक्वालिटी होती है उसका साइन बदल जाता है। अरे भाई, अगर 4 5 से छोटा है तो 1/4 1/5 से बड़ा होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। और आप जानते हो कि 1/sin IC क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2, यानी कि इस प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम √2 होगा, √2 से बड़ा ही होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, यानी इस रे में TIR हो सकता है। नेक्स्ट, an equilateral glass prism has a refractive index 1.6 in air, calculate the angle of minimum deviation of the prism। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म फॉर्मूला से मिलता है अपने को, म्यू क्या होता है, साइन डेल्टा m प्लस a बाय 2 अपॉन साइन
a/2। लेकिन ये प्रिज्म जो है ना एयर में नहीं है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम लेंगे जिसमें ये प्लेस्ड है। इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 और जिस मीडियम में ये प्लेस्ड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4√2/5। अब वैल्यूज पुट कर दो, इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल है 60 डिग्री, तो साइन क्या निकालना भूल गए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम प्लस ए तो 60 डिग्री है उसको तो डाल ही दें, प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन अगेन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी 30 डिग्री। ठीक है, अब आप जस्ट इसको सॉल्व कर लो बस। साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है, तो साइन डेल्टा एम बाय 2 दोनों के नीचे कर लिया, तो 60/2 30 इक्वल टू ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1.6 इंटू 5 8/4√2 इंटू ये साइन 30 इधर मल्टीप्लाई हो गया यानी 1/2, 4 इंटू 2 8। अच्छा, तभी ऐसी अजीब सी वैल्यू दे रखी थी, तो ये 1/√2 बचा, 1/√2 और इधर साइन थीटा, साइन थीटा 1/√2 किस पे होता है 45 डिग्री पे। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है यानी डेल्टा एम बाय 2 प्लस 30 डिग्री, डेल्टा एम बाय 2 प्लस 30 डिग्री, कमेंट्स में कमी नहीं आनी चाहिए मित्रों, साइन 1/√2 45 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा एम कितना हो गया 45 माइनस 30 इंटू 2, 45 minus 30 is 15, 15 into 2 is 30 degree. So angle of minimum deviation is 30 degree. सेव कर लो, सेव कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A ray of light passing from air through an equilateral glass prism. Equilateral glass prism मतलब angle of prism is given which is 60 डिग्री है ना, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अंडरगो मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि आई जो है दैट इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि 45 डिग्री। आई भी पता चल गया। ठीक है, और मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मिनिमम डेविएशन में आपको पता है कंडीशन क्या लगती है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। तो सबसे पहले तो आप निकालें, आपको पता होगा कि डेल्टा जब डेल्टा एम होता है ना, वैसे तो आपको पता है कि I1 मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, I प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, है ना। तो आई क्या आएगा यहां से, आई और ई बराबर होते हैं, डेल्टा जब डेल्टा एम होता है तो आई और ई बराबर होते हैं, आई और ई बराबर है तो यहां 2i आ गया, 2i आ गया तो यहां से अपने को मिलेगा डेल्टा एम प्लस ए 60। ठीक, आई कितना है 45, आई को यहां 45 रखा तो 2 इंटू 45 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है ना कि जब डेल्टा और डेल्टा एम बराबर होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। और दूसरी बात यह है कि ये इक्वेशन होती है आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, डेल्टा की जगह मैंने डेल्टा एम रख दिया तो ई की जगह आई रख दिया, आई अपने को पता है वैल्यू पुट कर ली, 45 इंटू 2 इज 90, तो डेल्टा एम यहां से मिलेगा हमको 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। ठीक है, डेल्टा एम मिल गया। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा हमको यहां से प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज प्रिज्म फॉर्मूला लगाओ, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, अभी जो पिछले क्वेश्चन में लिखा डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 बाय साइन ए बाय 2, साइन ए बाय 2। म्यू क्या होता है,
म्यू किसी भी मीडियम का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अपने को सीएम निकालना है, सी पता है। देखो 30 + 60 90/2 45, साइन 45 इज 1/√2 अपॉन साइन 30 इज 1/2। बस खत्म, उड़ गया सवाल। सी 3 × 10⁸ cm इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया, 2/√2 इज √2, 2/√2 इज √2। तो गलती तो नहीं कर दी मास्टर जी ने, 2/√2 इज √2। तो cm इज, इसी को सॉल्व करके आ जाएगा, cm चीफ मिनिस्टर आ गए, चीफ मिनिस्टर साहब आ गए हमारे, 3/√2 3/√2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके यही आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर लो तो 1.5√2 1. विच इज या राइट करेक्ट। तो ये आंसर आ गया मेरा 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके वेरी शॉर्ट एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने करवा दिया आपको पिछले 5 सालों के। इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर बच गए होंगे जिन पे मेरी नजर नहीं पड़ी होगी, उनको अगले वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। मैंने आपको बोला है 2-3 पार्ट में कम से कम लाने वाला हूं ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएं। इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से प्रिपेयर कर लेना, कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।